जेसीबी वाला। छोटू नाम का लड़का अपने नाम की तरह ही छोटा था। उसके पास एक जेसीबी मशीन थी जिससे वह अपना घर चलाता था। सब कुछ बहुत अच्छा था, बस एक आदत छोटू की बहुत बुरी थी कि वह खुली आंखों से सोता था। एक दिन जिस सेठ के पास वो काम करता था उसने कहा, अरे छोटू, जा, आज से दिन रात मेरी पुरानी हवेली पर काम चलेगा। तू जेसीबी लेकर जा और कुछ दिन वहीं रहना। जी सेठ जी। छोटू अब पुरानी हवेली जाकर रहने लगा। एक दिन काम पूरा होते ही छोटू अपनी जेसीबी में बैठे बैठे सो गया और तभी हवेली पर अचानक कुछ चोर सीमेंट की बोरियां चोरी करके अपनी साइकिल पर रखने लगे। तभी एक चोर की नज़र जेसीबी में बैठे छोटू पर पड़ी। अरे देखो भाई, पकड़े जाएंगे, भागो, कहीं जेसीबी न चला दे हम पर। और उन्होंने कुछ नहीं चुराया, सब कुछ छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें भागता देख सेठ ने सोचा, चलकर देखता हूँ कहीं मेरी हवेली से कुछ चुरा तो नहीं ले गए। सेठ ने छोटू को खुली आंखों से देखकर सोचा, अरे छोटू अभी तक जाग रहा है, कितना ईमानदार है छोटू, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, इसे तो इनाम मिलना चाहिए। अगले दिन सेठ ने खुश होकर छोटू को इनाम दिया, लेकिन बेचारा छोटू यही सोचता रहा कि भला उसे इनाम किस बात का मिला है। छोटू ने सेठ से पूछा, सेठ जी आखिर क्या बात है, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सेठ ने कहा, छोटू, कल तुम्हारे कारण हवेली पे चोरी होते होते बची है। कुछ चोर सीमेंट की बोरियां चुरा कर ले जाने वाले थे, उन्हें भागता देख मैं वापस आया तो देखा उनकी साइकिल यहीं पड़ी है, मगर हमारी कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई। और जानते हो इसका कारण क्या था? तुम जगे हुए थे, जेसीबी में बैठे खुली आंखों से सब कुछ देख रहे थे, इसी कारण वे सब डरकर भाग गए। तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने इसीलिए न केवल दिन में बल्कि रात में भी पहरा दिया। बताओ, इस बात से खुश होकर मैं तुम्हें इनाम क्यों ना दूं? अरे सेठ जी, आपको भी धोखा हो गया और उन चोरों को भी। गांव में सभी लोग मुझे उल्लू कहकर पुकारते हैं। माँ कहती थी मैं बचपन से ही खुली आंखों से सोता हूँ, एकदम उल्लू की तरह। यह बात ना आप जानते थे और ना ही वो चोर। आपको और चोरों को लगा कि मैं जगा हुआ हूँ। पहली बार मेरी इस बात का मुझे फायदा हुआ है। इसीलिए कहते हैं हमारी हर आदत का हमें कभी ना कभी फायदा होता ही है। एक समय की बात है, भावनगर नामक गांव में समक नाम का एक आदमी रहता था। वो रेलवे में नौकरी किया करता था। वो टिकट चेकर का काम करता था। वो सुबह तैयार होकर ट्रेन में निकल जाता और हर ट्रेन में जा जाकर लोगों के टिकट चेक किया करता था। कई सालों से वो ये काम बड़ी ही ईमानदारी से किया करता था। जिस भी ट्रेन में वो टिकट चेक करने जाता, उस ट्रेन में उसके नाम का खौफ था, क्योंकि वो बिना टिकट यात्रियों को कैसे भी करके ढूंढ निकाला करता था और उन पर रेलवे के कानूनों के हिसाब से फाइन लगाया करता था। लेकिन समक दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गरीब और मजबूरों के लिए अपने पैसों से टिकट खरीद कर दिया करता था। भावनगर के पड़ोस के चावनगर गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था और वो हमेशा ही बिना टिकट ट्रेन में यात्रा किया करता था और अपने गांव के लोगों को बड़े ही शान से बताया करता था। अरे काका, पता है आज मैं भावनगर गया था, भावनगर, वो भी बिना टिकट, और देखो तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। अरे सुनील, ध्यान से चला कर, तुझे पता है भावनगर से चावनगर में समक की ड्यूटी लगी है। वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लेता है। अरे समक हो या चमक, सुनील को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझा? चल मैं तुझे तरकीब बताता हूँ। और इस तरह से सुनील सभी गांव वालों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए उकसाया करता था और चावनगर के लोग सुनील की तरकीबों के बारे में जानकर अब बिना टिकट यात्रा करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई देखो बच्चों, बिना टिकट यात्रा करना गलत है। तुम लोग ऐसा मत किया करो, अगर पकड़े गए तो गांव का नाम बदनाम होगा। अरे काका, काहे का गांव का नाम बदनाम होगा? इतनी महंगाई है, अगर हम टिकट के पैसे बचा लेते हैं तो आपको क्या, चलो बैठ के हुक्का पियो चुपचाप। सुनील ऐसा कहकर गांव के लोगों को चुप कराया करता था।
धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैलने लगी और इस बात का पता जब समक को चला तो उसने ठान लिया कि वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रा करने वाले चावनगर के यात्रियों को पकड़कर ही रहेगा। एक दिन जब सुनील बिना टिकट यात्रा कर रहा था तभी अचानक समक उसके डिब्बे में आ पहुंचा और उसने इशारा कर दिया और दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने डिब्बे का रास्ता रोक लिया। सुनील ने अपने आप को फंसता देखकर वहां से भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में उसका पैर फिसला और रुकी हुई ट्रेन से वो बाहर जा गिरा। उसके सिर पर काफी चोट आई। समक उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसने वहां उसका इलाज खूब अच्छे से करवाया, लेकिन साथ ही उसने सुनील पर बहुत बड़ा फाइन भी लगाया। समक ने सुनील को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बिना टिकट यात्रा करना बहुत बड़ा अपराध है। आज भागने की कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सुनील को सबक मिल चुका था और उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया और समक का भी, और फिर कभी बिना टिकट यात्रा ना करने की कसम खा ली। नीलू और सरिता शहर में रहते थे। वो दोनों एक फूड कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों आपस में मिले और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो दोनों उसी कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक साल भी ऐसे ही गर्मियों के दिनों में उन्हें 3-4 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थी। तो नीलू के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई नीलू, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में इस बार? अरे हाँ रमेश, इस बार हम कहीं बड़े शहर में नहीं जा रहे। इस बार हम गांव में और एक हेरिटेज वॉक के लिए जंगल में घूमने जा रहे हैं। और छुट्टियां मिलते ही दोनों एक पहाड़ी के क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक गांव में ठहरते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह ही गांव की एक टैक्सी लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी वाला उन्हें पहाड़ के नीचे उतार देता है और कहता है, अरे साहब, आप यहाँ से पैदल जाइए और पहाड़ी के चोटी पर मंदिर है, वहाँ से घूम कर आइए। मैं शाम को आपको यहाँ लेने आ जाऊँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। यहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। टैक्सी के वहाँ से जाते ही दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। दोनों उस रास्ते पर चलते चलते जंगल के मनोहारी दृश्य देखने लगे और ना जाने कब जंगल के बीचों बीच खो गए। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। शाम ढलने को थी, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई, लेकिन तब तक शाम होने लगी थी और वो जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि उन्हें रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। तभी अचानक नीलू की नज़र दूर से एक रोशनी पर पड़ती है। वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। वो नजदीक जाकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नीलू उस बूढ़ी औरत को नमस्कार करते हुए कहता है, अम्मा जी नमस्कार, हम यहाँ घूमने आए थे लेकिन जंगल में रास्ता खो गए हैं। क्या हमें यहाँ रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों बड़े आराम से मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। वो बूढ़ी औरत उन लोगों के लिए झोपड़ी के कोने में बिस्तर लगा देती है। तभी सरिता उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा, बुरा न माने तो बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने में है? अरे अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर तुम मटन खाते हो तो आज पत्थर पर मैंने मटन पकाया है, आओ खा लो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और मटन का नाम सुनकर तो दोनों की भूख और बढ़ जाती है। तभी बूढ़ी औरत ने चूल्हे के पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे एक और पत्थर था और उसके अंदर मटन पक रहा था। बूढ़ी औरत ने उन्हें पत्थर पर पकाया हुआ मटन खिलाया। वो मटन दोनों को बहुत ही स्वाद लगा। अगली सुबह जब दोनों वहां से जाने लगे तो नीलू ने जाते जाते उस बूढ़ी औरत से पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी सीख ली। नीलू और सरिता ने पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के बारे में अपनी फूड कंपनी को बताया और उनकी फूड कंपनी ने पत्थर पर मटन को अपनी रेसिपी में रखा, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ गई और उस बिक्री में से कुछ हिस्सा नीलू और सरिता को भी मिलने लगा और पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के कारण दोनों की अच्छी आमदनी होने लगी। और अब दोनों जब भी मौका मिलता उस जंगल में आकर उस बूढ़ी औरत को जरूर मिलते और उनसे पत्थर पर और स्वादिष्ट चीजें बनाने की रेसिपी सीखते। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा,
अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है, और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं, आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था, वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है, अरे अरे, कब से बैठे हो? चलो चलो, उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है।
हाँ हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्साकशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहां से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहां वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए, आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर। देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ तुमने देखा ना, देखो देखो सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं।